नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको मालूम है कि पहले चरण का मतदान भी संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल यानी कि 26 तारीख को होना है। देखिए, आपको मालूम है कि कल किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में मतदान होना है। तो ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी होता है कि इन सीटों पर किसकी हवा बह रही है। ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इन सीटों पर आगे कौन चल रहा है और कौन किस पर भारी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाई प्रोफाइल सीट पूर्णिया से। और पूर्णिया में आपको मालूम है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी कि एक तरफ पप्पू यादव हैं, दूसरी तरफ बीमा भारती हैं और तीसरी तरफ है संतोष कुशवाहा। क्या लगता है कौन किस पर भारी? देखिए, पूर्णिया तो हॉट सीट है सेकंड फेज के चुनाव में। अभी पूर्णिया के पहले मैं एक और चर्चा करना समझता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि कल ही 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और उसी इलाके में कटिहार में और किशनगंज में जी अब पूर्णिया में मतदान होता रहेगा और अररिया में प्राइम मिनिस्टर का भाषण होता रहेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए कि बताइए, पर उसके एक कंस्टिट्यूंसी में वोटिंग होती मतदान रहेगी होगा जी। और प्राइम मिनिस्टर वहाँ भाषण देते रहे। भागलपुर और बांका में चुनाव होता रहेगा और मुंगेर में प्रधानमंत्री की हुंकार भरते रहेंगे। बिल्कुल क्या इसका असर नहीं रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा कल जो मतदान होगा, जी। अब उस कंस्टिट्यूंसी के लिए, वहाँ की जनता के लिए थोड़े कोई कट करके बात करेंगे। सही बात। वहाँ भी साधने की कोशिश होगी। और ये तो थर्ड फेज के लिए आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो 5 सीटों के लिए थर्ड फेज में भी मतदान होना, उसमें एक अररिया, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर और मुंगेर ये चुनाव होना और खगड़िया। अब उसकी चर्चा तो अभी आप कल सेकेंड फेज के चुनाव के लिए आपने कहा, तो इसलिए ये बात मैंने आपसे कहा कि कल बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ वोटिंग और पड़ोस की कंस्टिट्यूंसी में प्राइम मिनिस्टर का संबोधन। हाँ, तो क्या यही मैं सवाल कर रहा हूँ कि इसका असर नहीं होगा? प्रधानमंत्री भरसक कोशिश करेंगे साधने की। और अभी तो सीमांचल में जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहाँ ये कल मतदान होने जा रहा है 3 कंस्टिट्यूंसी में, और सत्तारूढ़ एनडीए ने जो 5 सीट जहाँ चुनाव कल हो रहे हैं, 4 सीट एनडीए ने जीती थी और वो उस सीट पर फिर कामयाबी रखना, वो भी नीतीश कुमार को सीट, जदयू सीट अग्नि परीक्षा है। अब उस सीट पर अभी प्रधानमंत्री ने सेकेंड फेज से जो हिंदू और मुस्लिम, आपने देखा अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जिस ढंग से हमलावर हैं और जो कुछ जिसको आप कहते हैं जन भावना, जन सरोकार नहीं, जन भावना के मुद्दे उछल गए हैं अभी। अब वो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, कांग्रेस का जवाब, ये अभी इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। चर्चा आपने पूर्णिया की हॉट सीट तो आपने बता दी कि किन 3 धुरंधरों के बीच में वहाँ मुकाबला है। आपने तीनों कैंडिडेट का नाम बता दिया। उसमें वर्चुअली पूरे बिहार में तो लड़ाई मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन में ही है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ मुकाबला तिकोनी लड़ाई है, तिकोना मुकाबला है। पूर्णिया उनमें से तो उन एक है और सबसे हॉट सीट बन गई है। और पप्पू यादव के रहने से तो रोज आप देख रहे हैं कि मीडिया की सुर्खियों में है। और वहाँ पप्पू यादव आज की तारीख में कांग्रेस के बागी विद्रोही कैंडिडेट ने हैं, अपनी पार्टी का विलय कर दिया उन्होंने। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लालू जी ने बुलडोज किया, लालू जी ने वीटो लगा दिया। अब उसके बाद तेजस्वी ने जिस ढंग से जाकर पूर्णिया में कैंप किया और भाषण दिया कि भाई हमारी तो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, लड़ाई कोई व्यक्ति, यहाँ चुनाव नहीं है व्यक्ति का चुनाव, और इस विचारधारा की लड़ाई में आप या तो बीमा को एनडीए को चुनिए। ये तो बड़ी हैरानी बड़ी बात है। कोई वहाँ का महागठबंधन का बताइए ना, कोई भाजपा का कैंडिडेट कहीं नेता जाए और कहे कि आप भाजपा को दीजिए, नहीं तो फिर वाम दल को दीजिए और कांग्रेस, ये कैसा कॉल हो रहा है भाई? ये तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो सारे दल है वो सब भी कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट महसूस करते होंगे। मैं एक चर्चा में, बीमा भारती बगल में खड़ी भी थी, हाँ, ये भी देखना होगा। अब उनके सामने वो झोली फैलाकर खड़ी थी और उनके सामने तेजस्वी यादव ने तो ये बातें कही, आंचल फैला रही थी वोट के लिए, और उनके नेता कह रहे हैं कि इनको नहीं तो दे दीजिए, उनको दे दीजिए।
मैंने जो सिटिंग एमपी है उसके लिए वो हुंकार भर रहे थे। तो ये मैं मानता हूँ कि चुनाव के पहले तेजस्वी ने अपनी हार मान ली पप्पू यादव के सामने। अब तब भी लालू प्रसाद और तेजस्वी की परीक्षा है ये, उनके साख का सवाल है। आगे कौन चल रहा है पूर्णिया में? क्या पप्पू यादव ही आगे चल रहे हैं? अब तो पप्पू यादव आगे नहीं चले होते तो ये कॉल क्यों तेजस्वी करते? अच्छा। अब तो ये क्या समझने की बात है? अब तो पप्पू यादव सीधे मुकाबले में है और उनका मुकाबला कहीं महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं, एनडीए से है। मतलब कि संतोष कुशवाहा से। हाँ, अब ये बात तो अब इसके बाद तेजस्वी इस कहने के बाद तो कुछ बचा नहीं। देखिए इस बार तेजस्वी के सामने 2 बड़ी चुनौती थी। एक चुनौती है कि चुनाव जीतना और दूसरी चुनौती है कि खाता पप्पू यादव जैसे लोगों को बहुत पप्पू ना बिहार में अभी कई जगह पप्पू दिखेंगे आपको। एक पप्पू पूर्णिया में है, दूसरे पप्पू के रूप में नवादा में भी देखने को मिला विनोद यादव, कहीं पप्पू के रूप में गुलाब यादव देखने को मिलेंगे झंझारपुर में, कहीं पप्पू यादव के रूप में वहाँ ददन पहलवान बक्सर में देखने को मिलेंगे। तो कहाँ-कहाँ तेजस्वी कहेंगे कि भाई या तो हमें जिताओ और नहीं एनडीए की। तो अजीब ही मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अभी तेजस्वी के सामने 2 बड़ी चुनौती थी। अब यादव लोगों का आज भी लालू प्रसाद तेजस्वी के प्रति आस्था है, समर्थन है, लेकिन अब तेजस्वी जिस ढंग से डील कर रहे हैं, ये इसको मैं राजनीतिक परिपक्वता नहीं मानता हूँ। मतलब कि तेजस्वी यादव अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और क्या कहा जाएगा? भी आपको लड़ना है कि हराना है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका चुनाव जीतना लक्ष्य है कि किसी को हराना लक्ष्य है? और हराना किसको है? हराना है एनडीए को, हरवा रहे हैं किसी और को। इसीलिए पूर्णिया की सीट की स्थिति यही है। आपने फिर किशनगंज की बात आपने की। बिल्कुल किशनगंज पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहते हैं कि वोटिंग से पहले खबर आ रही है कि बीमा भारती को बड़ा झटका लग गया है। क्या खबर आ रही है? नहीं, खबर तो मैंने भी देखी कि वहाँ अभी छापे पड़े हैं और बीमा भारती के 2 जो उनके पर्सनल स्टाफ हैं उनके यहाँ से 10 लाख कैश बरामद हुआ। 10 लाख कैश बरामद हुआ है। तो चुनाव के पहले तो ये झटका किसी कैंडिडेट के लिए। देखिए कौन छिपता है कि बात छिपी है कि पोल डे के दिन बूथ खर्चा होता है। हर बूथ पर जो कैंडिडेट होता है उसको 5,000 कहीं-कहीं तो 10,000 आजकल अब लगाना पड़ रहा है। तो अब इससे अंदाज कर सकते हैं किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में 1200-1400 बूथ होता है। अभी बूथ मैनेजमेंट के पहले वो किसी का 10 लाख ही रुपया सही यदि सीज हो रहा है तो एक झटका है। और तो हैरानी तब होती है कि तेजस्वी यादव का भी आज ही मैंने बयान देखा, कहा कि जेपी नड्डा बिहार आए थे और घूम घाम कर आए और 10 बैग लेकर आए थे और यहाँ केंद्रीय एजेंसियां उन पर कोई निगाह नहीं रख रही है, जांच नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो वहाँ वो तेजस्वी यादव नड्डा जेपी नड्डा का बैग गिन रहे थे, बैग इधर मिल गया और बैग इधर मिल गया। तो ये सब कुछ तो देख लीजिए, यही है पॉलिटिक्स आज। यही है पॉलिटिक्स और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब हम दूसरी सीट पर आएंगे। दूसरी सीट है किशनगंज की सीट, यानी कि ये एक वाहिद सीट है जो 2019 में कांग्रेस के खाते में आई थी और यहाँ पर मुकाबला है मोहम्मद जावेद के बीच, यहाँ पर मुकाबला है अख्तरुल इमान के बीच और यहाँ पर मैदान में है मुजाहिद आलम। क्या लगता है हवा किसके रुख में बह रही है? देखिए 2 तो पुराने ही पहलवान हैं जी, अख्तरुल इमान और मोहम्मद जावेद। हाँ, और अब जो मास्टर मुजाहिद हैं वो जदयू के नया चेहरा है इस बार। तो ये 3 के मुकाबला है। बिहार में जो किशनगंज की सीट है ना, सभी 40 कंस्टिट्यूएंसी में मुसलमान डोमिनेटेड जिसको आप कहते हैं, सिर्फ मुसलमान ही मतदाता वहाँ 70% 68 मानते हैं लोग हैं वहाँ, और 3 मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच ही मुकाबला है। एक अब उसमें जो जदयू का कैंडिडेट है, स्वाभाविक रूप से जो भी परसेंटेज वोट मिले अपने मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिले, फिर नॉन मुस्लिम्स जो वोट्स हैं वो किधर जाएंगे? स्वाभाविक रूप से वो उम्मीद रहेगी उनको जाएंगे। अब रही बात यहाँ इस बार जो एआईएम के कैंडिडेट थे, अख्तरुल इमान पिछली बार भी कैंडिडेट थे, 3 लाख से अधिक वोट आए थे और अब तो मतलब कि अख्तरुल इमान भी कमजोर स्थिति में नहीं है। और ओवैसी साहब तो इस बार बिहार के लिए तो उनके 5 विधायक जीते थे, 4 विधायक राजद छीन ले गया, ज्वाइन कर लिया है, तो खार खाए हुए हैं। उन्होंने कहा ही था, अख्तरुल इमान से भी बात होती थी, कहते थे कि भाई जिन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है हम उसको सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, यानी कि सबक हिसाब किताब चुकता कर देंगे। स्वाभाविक रूप से इसलिए इस बार वहाँ थोड़ा ज्यादा ही दमखम से
अब मैं देख रहा था जो सीमांचल की समस्या है, गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा, मुस्लिम समाज में जो आज भी वहाँ सचमुच में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सारी कई रिपोर्ट्स आई है। सीमांचल के जो मुस्लिम फैमिलीज की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, वहाँ से पलायन होता है, बाढ़ नियति है वहाँ की। अब ये सारी समस्याओं के बीच में जो चुनाव हो रहा है, तो एक तो ये है कि मुस्लिम का आम जो ट्रेंड है पूरे देश भर में, न सिर्फ किशनगंज में, एंटी बीजेपी एक राह होती है। तो उसके लिए कौन सशक्त होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन हराएगा जदयू के कैंडिडेट को, जी, ये लक्ष्य होगा। तो कुल मिला के बड़ा कांटे की लड़ाई है। कांटे की टक्कर आज की तारीख यहाँ में पर। मैं ये जी, सिर्फ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के लिए फिर वो सीट बचा पाना बचा पाना एक कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती और है। जब जी, कांटे का मुकाबला हो, तिकोनी लड़ाई हो, तो उसमें किसी को अभी पोलिंग दे के एक दिन पहले ये कहना कि कौन आगे है कौन पीछे, थोड़ा मुनासिब नहीं दिखता है। इसलिए उसको जनता पर छोड़ दीजिए, मतदाता पर छोड़ दीजिए। कल वोटिंग होगी, फैसला आने दीजिए, 4 को पता चल जाएगा। चलिए पता चल जाएगा, वोटिंग होगी और 4 तारीख को तमाम पिक्चर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो अब हम तीसरी सीट की चर्चा करेंगे। तीसरी सीट है भागलपुर की सीट और भागलपुर में हमें पता है कि एक तरफ अजय मंडल है और दूसरी तरफ मैदान में है अजीत शर्मा। क्या लगता है भागलपुर में इस बार कौन विजयी भवा होगा? देखिए, भागलपुर की में सीधी लड़ाई है। हम्म, एक बड़े लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस वहाँ अपनी प्रतिष्ठा पर फिर एक बार, क्या जनता का भरोसा जीतना चाहती है, नहीं तो लगातार वहाँ तो आप देख रहे थे। अब तो बिटिया भी आ गई है प्रचार के लिए, नेहा शर्मा। शर्मा ने भी प्रचार किया है अपने जी, पिताजी के जी, लिए। वो फिल्म से भी एक अपना होता है आकर्षण। बिल्कुल, बिल्कुल। अब यंगस्टर की भीड़ भाड़ भी जुटी थी, मैं देख रहा रोड शो में नेहा ने अच्छी भीड़ जुटाई। जी, अब वो भीड़ को कितना वोट में तब्दील कराने में तब्दील अपने करती पिताजी है। के लिए जी, होगी, तो एक अलग सवाल है। और इधर जेपी नड्डा भी हाँ, पहुंचे हुए तो थे एक भागलपुर। एक गठबंधन जी, के उम्मीदवार हैं हम्म, अजीत शर्मा, तो उसका तो एक कहीं न कहीं एक बड़ा आधार है नाम। हम्म, और अजीत शर्मा भूमिहार जात से हैं, हम्म, एक वो भी आधार सिटिंग एमएलए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला-जुला कर मैं मानता हूँ कि एक सशक्त उम्मीदवार हैं वो। हम्म, ये अजय मंडल के साथ एक एक झटका चुनाव के पहले हो गया कि बुलो मंडल जो थे, जी, उन्होंने इस बार जब टिकट नहीं मिला, हम्म, कांग्रेस के खाते में चली गई सीट, हम्म, तो राजद से पाला बदल कर वो जदयू ज्वाइन कर लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये हाँ, किसका किस्सा, देखिए वहाँ गंगोता जाति की बड़ी आबादी है और अजय मंडल जो जी, है एक परिचित नाम चेहरा था, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी थी। जैसा कि गोपाल मंडल जदयू के एमएल बोला करते थे, लगातार हमला बोला करते थे। वो तो जदयू का टिकट और दावेदारी सब जेब में लेकर बिल्कुल। और घूमते। 4 तारीख से पहले ही उन्होंने हाँ, परिणाम बता दिया है, साफ कहा है कि अच्छी स्थिति नहीं है तो अब कुल मिला अजय जुला कर मंडल जो की। की स्थिति अभी है वहाँ जी, की, क्या तो आपको भी लगता है कि अच्छी स्थिति नहीं है अजय मंडल की? देखिए अब लोगों में ने नाराजगी कुल है? मिला जुला कर एक बार नाराजगी है, तो वो हाँ, सीट जो मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा है जी, कि ये सेकेंड फेज का चुनाव हुँ, नीतीश कुमार के लिए अग्नि परीक्षा है, संदर्भ मेरा वही था। हुँ, नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, बस इसी पर चुनाव होना है। हुँ, अधिसंघ कैंडिडेट का तो ही हाल है, उसका पर्सनल स्टॉक जो है ना, हुँ, वो इस बार किसके बारे में मैं कहूँ आपसे बिल्कुल, कि वो अपनी पर्सनल ताकत, पर्सनल छवि, अपने काम की बदौलत हुँ, इस चुनावी जंग में कुछ करतब दिखाएगा। हुँ, मुझे तो सेकेंड फेज में जो कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, हुँ, उसमें किसी में वो ताकत नहीं दिखती है। किसी में वो ताकत नहीं, नहीं नहीं, दिखती है। ये 5 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, जी, वहाँ सब जगह हाल वही है। हुँ, इसलिए सब जगह वही है, नरेंद्र मोदी नाम केवलम। हुँ, हुँ, और एक कहीं न कहीं उसका एक प्रभाव है। हुँ, फर्स्ट पेज में भी मैंने जमुई और कई क्षेत्रों में हुँ, घूम कर देखा था। तो इसलिए इस चुनाव में जो भागलपुर के बारे में फ़िलहाल ये हुँ, हुँ, कि कौन आगे, मैं ये कह सकता हूँ अभी हुँ, कि भागलपुर में इस बार जदयू को अपनी जीत बरकरार रखना हुँ। सचमुच कठिन चुनौती है। कठिन चुनौती होने वाली है अजय मंडल के लिए। ठीक है, अब हम चौथी सीट की चर्चा करेंगे। चौथी सीट है कटिहार की सीट और कटिहार में आपको मालूम है कि एक तरफ दुलाल चंद्र गोस्वामी है और दूसरी तरफ मैदान में है तारिक अनवर। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन किस पर भारी दिखाई दे देखिए, रहा है? जितनी जद्दोजहद करके जी, कांग्रेस ने इस बार तारिक अनवर के लिए सीट ली 5 है। बार के सांसद हैं। 5 बार के सांसद हैं, लेकिन हाँ, एक तरह से कहिए कि उनका तो पत्ता ही कट गया था। हुँ, लालू जी ने अशफाक करीम के लिए ओके कर दिया था। हुँ, राज्यसभा चुनाव के समय ही लालू जी ने कह दिया था कि हुँ, वही अशफाक करीम को बिल्कुल।
अब टिकट राज्यसभा नहीं दे रहे हैं, हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम्म, चलिए फिर बात बनी तारिक अनवर की, जो शख्सियत है, कद है पार्टी में, वो सफल हो गए, टिकट मिल गया। हम्म, और फिर जो मैंने अभी प्रारंभ में बातें की कि जदयू के जो भी सिटिंग सांसद हैं, हम्म। सबके लिए स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है पास। स्ट्रॉन्ग एंटी यस इनकम्बेंसी यस, फैक्टर है। वो दुलालचंद गोस्वामी के बारे में तो कोई जी, ज्यादा ही था। अच्छा, इस बार तो लग रहा था कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो मतलब फंस जाएगा पेच इस तो बार। नीतीश जी ने कोई रिस्क नहीं लिया, जी, सब सिटिंग गेटिंग ही कर दी। हम्म, तो अब फिर वही है, नरेंद्र मोदी का नाम चेहरा, वहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो भी, हम्म। तो उसमें एक तरफ जहाँ तारिक किस अनवर है, तारिक अनवर है और दूसरी तरफ वो दुलाल चंद गोस्वामी हिंदू है। मुस्लिम टाइप से वहाँ पोलराइजेशन होता है मतदाता का। अब उसमें अभी आप देख लीजिए, कल प्राइम मिनिस्टर है, मैंने बताया आपको, बिल्कुल अररिया में आपने प्राइम बताया। मिनिस्टर जी, है, जी, और जी। पहले ही सेकेंड फेज के चुनाव में अब वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण, हम्म, आपने देखा अमित शाह का भी बयान वैसा ही। हम्म। तो कुल मिला देखना होगा। इस पोलराइजेशन में जी, हिंदू वोटों के पोलराइजेशन का हम्म, लाभ किस हद तक दुलालचंद गोस्वामी उठा पाते हैं, हम्म, कि तारिक अनवर अपनी शख्सियत का, हम्म, एम बाई समीकरण का हम्म। इसका लाभ उठाते हैं। मेरे कांटे का मुकाबला है फिलहाल, ये आप कह सकते हैं। मतलब कि और कटियार में भी जंग जीतना आसान नहीं बिल्कुल है। दुलालचंद गोस्वामी के लिए जी, इस बार की जो जंग है, हम्म, वो उनके लिए राह कठिन तो दिख रही है। हम्म। फिलहाल आप यही कह सकते हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं। अब हम आखिरी सीट की चर्चा करेंगे अरुण जी, और आखिरी सीट है बांका की सीट, और बांका में जंग है दो यादवों के बीच। यानी कि एक तरफ है गिरधारी यादव और दूसरी तरफ मैदान में है जयप्रकाश यादव। क्या लगता है कौन जीतेगा और कौन हारेगा? देखिए वहाँ आज भी जो पूरे बिहार का हम्म, सिनेरियो है ना, उसमें मुझे लगता है कि जदयू के लिए वो सीट, ये चार जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें आज की तारीख में थोड़ी मजबूत सीट दिख रही है। मजबूत सीट दिख रही है। जी, राजद के लिए फिर वो हम्म, सीट को जदयू से छीनना हम्म, एक कठिन चुनौती है। हम्म। मतलब कि हाँ बांका में जेडीयू की जो स्थिति है वो मजबूत है। हाँ हाँ, वो सामाजिक समीकरण जो है ना, जी, उसमें अभी यादवों के वोट का डिवीजन होगा, हम्म, और कहीं ना कहीं गिरधारी यादव तो उसी समाज से आते हैं, बिल्कुल, उन्हीं बिल्कुल। की लड़ाई लड़ते हैं। और फिर जो हम्म, अभी वोट सामाजिक समीकरण है, हम्म, और जो एंटी लालू वोट की गोलबंदी है, उसका लाभ भी उनको मिलता है। जी, तो कुल मिला जुला करके दो हम्म, यादव पहलवानों के बीच की लड़ाई बांका में हम्म, क्या रंग लाती है, फिलहाल ये आप कह सकते हम्म, हैं कि अ, राजद के लिए हम्म, बांका की सीट फतह करना हम्म। कठिन एक चुनौती है। कठिन चुनौती है। एक कठिन चुनौती है। एक सवाल है, ये आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, कि क्या लगता है आपको, हमने डिस्कस किया, हमने बातचीत की और तफसील से बातचीत की हमने, कि दूसरे चरण में कहां-कहां पर मतदान होना है। एक सीधा सवाल है अरुण जी, क्या लगता है दूसरे चरण में जहां-जहां मतदान होना है वहां पर एनडीए को कितनी और महागठबंधन को कितनी? देखिए फिलहाल जो बातें की हैं, एक हम्म, तो पूर्णिया की सीट के बारे में, हम्म। महागठबंधन तो रेस से खुद ही तेजस्वी ने जो आउट हो बातें की चुका है, है। आउट हो चुका जी, है। वहाँ अब जी। तो लड़ाई सीधी है निर्दलीय हम्म, और और एनडीए एनडीए कैंडिडेट के के बीच। बीच में। तो अब तो महागठबंधन की एक सीट तो कोई पहले चली ही गई। गंवा चुका बिल्कुल। है। हम्म, बाकी सीट किशनगंज से आप बात करें, हम्म, तो किशनगंज में भी वो राह आसान नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा हम्म, कि यदि कांग्रेस फिर वो सीट पर कामयाब रहती है, हम्म, तो एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल। हम्म, तो सब सीट के बारी-बारी से तो मैंने आपको बता दी है। अब हम्म। आप 5 में आप यदि जी, कहेंगे, जी। तो कुल मिला-जुला कर मुझे लगता है हुँ, कि एनडीए का अभी अपर हैंड है। एनडीए का अपर हाँ, हैंड हाँ, है। 5 सीट के चुनाव में जी। इंडिया का अपर हैंड है। हुँ, हुँ, और जहाँ सीटें जैसे पप्पू यादव की सीट थी, एक हुँ, हुँ। विनेबल पूर्णिया में निर्दलीय। पूर्णिया, तो निर्दलीय हो गए हैं। जी, जी, तो जी। किस सीट के बारे में? तारिक अनवर का एक हुँ, कद के कारण हुँ, एक बड़ा नाम है, और वहाँ यदि बाजी मार लेते हैं हुँ। तो एक बड़ी सफलता होगी। जी, जी। कुल मिला-जुला कर तस्वीर यही है। तस्वीर यही है, यानी कि आपने तफ़सील से बताया है कि कहाँ पर एनडीए का पेंच फँस सकता है और कहाँ पर महागठबंधन का खेल बिगड़ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।